हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के है। ये एडिटोरियल डिस्कशन नहीं है, एक न्यूज़पेपर क्लिप से आधारित कुछ पॉइंट्स हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ एन एवरग्रीन टॉपिक ऑफ यूपीएससी, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरोइंग लिमिट को बढ़ा दिया था। जो स्टेट है वो अब 3% के बजाय 5% अपने जीएसडीपी का बोरो कर सकती हैं। ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था, पर सरकार ने एक कंडीशन ये डाला कि जो 5% लिमिट है उसमें से 1% जो है लिमिट तभी बढ़ाई जाएगी जब आप ये 4 रिफॉर्म्स लाएंगे। रिफॉर्म से वन नेशन वन राशन कार्ड इंट्रोड्यूस करने का, ईज ऑफ बिजनेस रिफॉर्म लाने का, अर्बन लोकल बॉडी का जो रेवेन्यू सिस्टम है उसे सही करने का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने का। कंक्लूजन, अगर ये ऐसा इससे कोई सवाल आता है तो एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं कि सरकार ने अपने मेथड को बदला है। जहां पहले सेंटर जो है स्टेट पर दबाव बना करके रिफॉर्म लाने को मजबूर करती थी, आज के समय में उन्हें समझा करके, उन्हें लालच दे करके रिफॉर्म लाने को कहती है। यानी कि कुछ लालच अच्छे होते हैं। इसके जो वर्डिंग्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप चाहे तो रट भी सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 पर। इस पर एडिटोरियल द हिंदू पे भी आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया पर भी आया था और ये हॉट टॉपिक है। इसके जो कुछ की प्रोविजंस है उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां अब जो है फ्लैश सेल नहीं कर सकती हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बिग बुलियन डे सेल, ग्रेट फेस्टिवल डे इवेंट्स के नाम पर पे जो है सामानों को बोलती थी कि बहुत सस्ते में हम दे रहे हैं, बट सच्चाई क्या होता था कि वह दाम को बढ़ा करके देती थी। वो कहती थी कि यदि आपने अभी नहीं खरीदा तो कुछ दिनों के बाद सेल खत्म होते ही इसका दाम बढ़ जाएगा, जबकि होता यूँ था कि सेल खत्म होने के कुछ दिनों के बाद उसका दाम घट जाता था। तो कंज्यूमर जो है ठगा हुआ महसूस करते थे। फिर इनका जो फ्लैश सेल है वो अंत ही नहीं होता था। आज बिग बुलियन डे है तो कल वो डे है तो कल वो डे है, हर महीने सेल करती थी। सो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की बात की गई है। कन्वेंशनल फ्लैश सेल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इनसे कंज्यूमर के चॉइस पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो आइटम्स के दाम है वो नहीं बढ़ते हैं और इससे कंपटीशन पे कोई ख़राब नुकसान नहीं होता है। मिस सेलिंग, जिसमें कि इंफॉर्मेशन को गलत दिखा करके या कुछ इंफॉर्मेशन को दबा करके कंज्यूमर को मजबूर किया जाता है कि वो खरीदें, कंज्यूमर को लालच दिया जाता है। जैसे कि धनी कंपनी क्या करती है, वो एक कार्ड देती है, इट्स एन एग्जाम्पल कि ये कार्ड लीजिए आप और फिर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा और लोन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पर वही कंपनी यह इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि इस कार्ड को मेंटेन करने का पर मंथ 150 या 250 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगा, और जब ये कंज्यूमर कार्ड खरीदता है तो वह ठगा हुआ महसूस करता है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का कहा गया है कि जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उन्हें DPIIT के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, DPIIT। प्रोटेक्शन कंज्यूमर डेटा, कंपनियां जो हैं जो डेटा इनके पास आता है, कंज्यूमर का एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, उनका सेलिंग चॉइसेस, इसे रिजर्व करके रखती हैं और बेच भी देती हैं। तो सरकार ने कहा है कि इसे बेचना नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जिनका काम होगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रहे हों। फिल्टर मैकेनिज्म हर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर होते ही हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है कि मैंडेटरीली उन्हें डोमेस्टिक गुड्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। यदि कोई आइटम विदेशी आइटम है तो उन्हें यह बताना पड़ेगा उसका ओरिजिन क्या है और उसका जो अल्टरनेटिव, देसी अल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो भी उन्हें दिखाना पड़ेगा, और ये फिल्टर के अंदर ये ऑप्शन इंक्लूड उन्हें करना पड़ेगा। इसके साथ इश्यूज है, नो डाउट इट इज़ अगेंस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आखिर ऐसा लगता है कि लाइसेंस राज वापस आ गया है अगर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो, और इतने अधिक रेगुलेशन की बात की जा रही है कि शायद प्रैक्टिकली इतना कर पाना मुश्किल है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना तो इट्स आई थिंक इम्पॉसिबल। फ्लैश सेल रूल्स को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि इससे जो लॉजिस्टिक सिस्टम जो पहले से इम्प्रूव हो रहा था, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स को हटा करके कॉस्ट को जो कटिंग कर रही थी ये कंपनियां, वो बंद हो जाएंगी और कंज्यूमर को ज़्यादा दाम पे सामान खरीदना पड़ेगा।
और कोरोना के समय में लोग ऑनलाइन ज़्यादा खरीद रहे हैं और इसे उस समय में इम्प्लीमेंट किया जाए तो हो सकता है कि ये अच्छा मैसेज ना दें। कॉम्प्लेक्सिटी एंड कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि CCI ऑलरेडी कंपटीशन पर नज़र गड़ाए हुए रहती है कि यदि अनहेल्दी कंपटीशन मार्केट में हो रहा है तो CCI उस पर पेनाल्टी लगा सकती है, उस पर एक्शन कर सकती है। एक तरह से ड्यूअल रेगुलेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। एडवांटेज है फ्री एंड फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना, इसका मुख्य मकसद है। कंक्लूज़न, हम फ्यूचरिस्टिक कंक्लूज़न दे सकते हैं कि इस पॉलिसी को कुछ हद तक रिव्यू करने की ज़रूरत है। बिजनेस मैन, कॉमन पीपल और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही इस रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट एडिटोरियल है नीड टू एक्नॉलेज द स्टेट ऑफ इंडियाज पुअर, जो कि द हिंदू में आया था। अगर प्री कोविड सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वह 2017-18 में घट गया और यह एक तरीके की आश्चर्य की बात थी कि इतने सदियों के बाद यह कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटा है, यानी सामान को कंज्यूम करने का जो खर्च है वो घट गया। इंडिया का जो ग्लोबल 100 इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो पहले से खराब हो गया और डिटोरिएट करके सीरियस हंगर कैटेगरी में जा चुका है। ग्लोबल हिडन हंगर इंडेक्स में भी स्थिति वैसी ही है इंडिया की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भी यही देखा गया है कि मेल न्यूट्रिशन, इन्फैक्ट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, इन सब में स्थिति खराब हुई है और ये सारे डेटाज प्री कोविड डेटाज हैं। बांग्लादेश जो है उसका एवरेज इनकम इंडिया के इनकम के बराबर हो गया। ये कोरोना के समय का है, प्लीज़ इसे ध्यान दें। इट्स ड्यूरिंग कोविड टाइम। वहीं 2016 से पहले का यदि हम लोग देखें तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये रिपोर्ट 2019 में आया पर ये रिपोर्ट के में जो डेटा है वो 2016 तक के हैं, जो ये कहता है कि 2006 से 2016 तक के बीच में भारत ने 271 मिलियन सिटीजन्स को पॉवर्टी से हटाया। यानी 2016 के बाद स्थिति खराब हुई है और कोरोना की वजह से स्थिति और बदतर हो गई है। पैंडेमिक इंड्यूस रिसेशन जो हम लोग अभी झेल ही रहे हैं उस बीच एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें यह बताया गया है कि 58% ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल पुअर वो है भारत से है। यानी कि 100 लोग अगर गरीब हुए पूरे भारत में तो 58 लोग अकेले भारत के हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रेंड देखा जाएगा हेल्थ इंडिकेटर में, इनकम इंडिकेटर में और दूसरे इंडिकेटर्स में यदि सर्वे होता है, रिपोर्ट आता है तो। अब गरीब लोगों का काउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है? इससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सिद्ध होती है कि इलेक्शन करके हमने उन्हें भेजा तो इस पर्पस से भेजा है कि सोसाइटी की स्थिति सुधरे, तो क्या वह सुधार पाने में संभव हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में यह मदद करता है कि यदि नहीं हुआ है तो यह मैटर ऑफ डिस्कशन होना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने। इससे यह भी पता चलता है कि इनइक्वालिटी कितनी बढ़ी है। इस डेटा से यह भी सामने आया है कि जो अमीर है वो और अमीर होते चले गए और जो गरीब है वो और गरीब होते चले गए। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स से ओवरकम करना ज़रूरी है, खासकर कोरोना के समय में, और इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ज़रूरी है और इसमें ग्रास रूट वर्कर्स का रोल इंडिस्पेंसिबल है, अनिवार्य है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF लिंक नीचे दिया हुआ है।